हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आकार आईएएस में। यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2024 के लिए हिस्ट्री के कुछ एमसीक्यू डिस्कशन में हम एक बार फिर आप लोगों के सामने हाजिर हुए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ उनके डिटेल एनालिसिस भी करते हुए चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि जब पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट राजवंशों के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ तब पाल साम्राज्य का शासक कौन था? ऑप्शन हमारे हैं गोपाल, धर्मपाल, देवपाल या फिर ध्रुव। तो यहां बात करें गोपाल की, तो गोपाल उस समय त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल नहीं था, बल्कि गोपाल जो है वह पाल वंश का संस्थापक था। तो जो पाल वंश की स्थापना करी, पाल वंश की स्थापना किसने करी? गोपाल ने करी। तो गोपाल वॉज द फाउंडर ऑफ द पाला डायनेस्टी और गोपाल ने पाल वंश की स्थापना करी 750 ईस्वी में और यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ही वॉज द फॉलोअर ऑफ द, ठीक है, बुद्धिज्म अनुयायी था। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो गोपाल का त्रिपक्षीय संघर्ष से ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है। फिर बात करें धर्मपाल की, तो धर्मपाल ने जो है वो गोपाल का उत्तराधिकारी हुआ और धर्मपाल ने 770 ईस्वी में जो है गद्दी संभाली। और उस समय जो त्रिपक्षीय संघर्ष चल रहा था पाल, राष्ट्रकूट और प्रतिहारों के बीच में, तो उस समय पाल वंश का जो शासक था वो कौन था? धर्मपाल था। तो दैट्स व्हाई बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ठीक है, यहां अगर हम देवपाल की बात करें तो देवपाल बेसिकली जो है वो धर्मपाल का पुत्र है। धर्मपाल के बाद में जो अगला राजा बनता है वो कौन बनता है? देवपाल। और यहां ध्रुव की बात करें तो ध्रुव का संबंध बेसिकली किससे है? ध्रुव का संबंध है प्रतिहार से। तो जब त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ तो त्रिपक्षीय संघर्ष के समय प्रतिहार वंश में जो शासन कर रहा था वो कौन था? ध्रुव था। त्रिपक्षीय संघर्ष की अगर बात करें तो त्रिपक्षीय संघर्ष बेसिकली पाल, राष्ट्रकूट और प्रतिहारों के बीच में एक संघर्ष था जो कि उत्तर भारत पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए, यानी कि जो कन्नौज का क्षेत्र है उस पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए लड़ा गया था। और उस समय कन्नौज क्षेत्र को बेसिकली क्या बोला जाता था? मध्य देश बोला जाता था। ठीक है, तो इस चीज को लेकर के क्या हुआ? त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ और उस समय पाल वंश का जो शासक था वो कौन था? धर्मपाल था। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेना और परिषद में प्रवेश को आध्यात्मिक हार, आदर्शों का समर्पण और क्रांतिकारी से सुधारवादी मानसिकता की ओर से पीछे हटना किसने माना? एक स्टेटमेंट है, तो बेसिकली पूछ रहा है कि ये स्टेटमेंट किसका है जिसने ये कहा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लेना, परिषद में प्रवेश हो देना, ठीक है, ये एक आध्यात्मिक हार है। इट इज अ स्पिरिचुअल डिफीट। और ये जो है आदर्शों का समर्पण और क्रांतिकारी से सुधारवादी मानसिकता की ओर से पीछे हटने जैसा है। तो ये स्टेटमेंट किसका है? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर या सुभाष चंद्र बोस? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा ए, जवाहरलाल नेहरू का बेसिकली ये स्टेटमेंट है जिन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेना और परिषदों में प्रवेश को बेसिकली क्या बोला कि यह एक आध्यात्मिक हार है। अगर हम बात करें सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन पर अगर हम एक नजर डालते हैं तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की आखिर शुरुआत कैसे हुई उसका एक बैकग्राउंड डिस्कस करते हैं। किसका? सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है जो कि 1930 में स्टार्ट हुआ, उसकी एक भूमिका क्या है? भूमिका यह है कि 1929 1929 ईस्वी में होता क्या है कि 1929 ईस्वी में लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन होता है। लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन होता है और इस लाहौर में कांग्रेस अधिवेशन में और लाहौर के इस कांग्रेस अधिवेशन में क्या हुआ कि जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, ठीक है, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसकी मांग को क्या किया गया? आधिकारिक रूप से स्वीकार किया गया, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू करने का अधिकार जो है वो मिला। उसके बाद फिर फरवरी 1930 में कांग्रेस की कार्यकारिणी बैठक होती है। कहाँ? साबरमती आश्रम में। कांग्रेस की कार्यकारिणी बैठक साबरमती आश्रम में होती है और यहीं पर इस आंदोलन का नेतृत्व गांधी को क्या किया जाता है? प्रदान किया जाता है। गांधी से बोला जाता है कि आप जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या करें? लीड करें। ठीक है, लेकिन गांधी जो है वो इस आंदोलन को टालने की स्थिति में नजर आता है। देन फिर क्या हुआ कि गांधी ने फिर क्या किया? अपना एक 11 सूत्री मांग, अपनी एक 11 सूत्री मांग बेसिकली जो है
वो किसको भेजी? इरविन को भेजी। और इरविन ने गांधी की उन 11 सूत्री मांगों को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया, जिस पर गांधी ने कहा कि हमने आपसे रोटी मांगी थी, बदले में हमें क्या मिला? पत्थर मिला। तो इसलिए अब इंतजार की घड़ियां खत्म होती हैं और फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कहीं ना कहीं उस टाइम पे नजर आती है। फिर जो है मार्च 1930 इन द मार्च 1930 मार्च 1930 में गांधी द्वारा एक सत्याग्रह स्टार्ट किया जाता है, जिसे क्या बोला जाता है? नमक सत्याग्रह। जिसे क्या बोला गया? नमक सत्याग्रह। नमक सत्याग्रह की शुरुआत होती है साबरमती आश्रम से। साबरमती आश्रम से होकर के यह कहा जाता है दांडी तक, ठीक है, जिसे दांडी मार्च भी कहते हैं। तो नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई, ठीक है, मार्च 1930 से साबरमती से दांडी तक। और दांडी पहुंचकर गांधी जी जो है वहां पर अपने फॉलोअर्स के साथ में नमक कानून तोड़ते हैं। और नमक कानून जो तोड़ा जाता है वो तोड़ा जाता है 5 अप्रैल 1930। और 5 अप्रैल 1930 को जैसे ही गांधी जी नमक कानून तोड़ते हैं, उसके बाद शुरुआत होती है सविनय अवज्ञा आंदोलन की, ठीक है। फिर आंदोलन कुछ समय तक चलता है, लेकिन उसके बाद फिर किसी कारणवश इस आंदोलन को वापस ले लिया जाता है। और इस आंदोलन को वापस लेने की वजह से और फिर जो है परिषद में प्रवेश देने की वजह से जो है इसको जवाहरलाल नेहरू द्वारा क्या बोला गया? या एक आध्यात्मिक हार है। तो यहां पर ए ऑप्शन हमारा क्या होगा? करेक्ट होगा। अगला सवाल देखते हैं कि सन 1937 में जब कांग्रेस सत्ता में आई तो उसने लोगों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बदलाव किया? नागरिक स्वतंत्रता पर कड़े प्रतिबंध, प्रेस पर से प्रतिबंध हटाया, राजनीतिक क्रांतिकारियों को जेल में डाल दिया गया, कई अवैध संगठनों पर प्रतिबंध लगाया गया। तो भारत शासन अधिनियम 1935 आया। 1935 के बाद में प्रांतीय स्तर पर चुनाव हुए और उनके बाद 1937 में कांग्रेस जो है वो किसमें आई? सत्ता में। तो कांग्रेस जब सत्ता में आई तो कांग्रेस ने बेसिकली इसमें से जो है वह प्रेस पर से प्रतिबंध हटाया और इसके साथ साथ आपातकालीन प्रावधानों पर से प्रतिबंध जो है वो हटाए गए। हिंदुस्तान देव सेना और यूथ लीग जैसे कुछ संगठन थे जो अपने समाचार पत्र बेसिकली जारी करते थे, उन पर से प्रतिबंध हटाया गया। जितने भी मैगजीन्स थी, समाचार पत्र पत्रिकाएं थी जिनको काली सूची में डाल दिया गया था, उनको वहां से निकाला गया। तो बहुत सारे ऐसे चेंजेस हैं जो उस टाइम पे किए गए बाय दी कांग्रेस जब वो 1937 में किसमें आई? सत्ता में आई। तो यहां पर हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा इन 4 ऑप्शन में से वो होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? पहला है कि लोथल हड़प्पा और मेसोपोटामिया सभ्यताओं के बीच व्यापार हेतु एक विक्रय केंद्र था। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है पहला। लोथल जो है, लोथल बेसिकली क्या था? एक डॉकयार्ड था। लोथल वॉज अ डॉकयार्ड। लोथल है कहां? लोथल गुजरात में, ठीक है। तो लोथल एक डॉकयार्ड था एंड लोथल जो था वो हड़प्पा सभ्यता और मेसोपोटामिया दोनों के बीच में क्या था? एक विक्रय केंद्र था जहां से व्यापार वगैरह जो है, व्यापार एवं वाणिज्य जो है वो फलता फूलता था। दूसरा स्टेटमेंट है कि धौलावीरा सिंधु घाटी के सभी शहरों में से सबसे बड़ा था। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। यहां पर धौलावीरा जो है सिंधु घाटी के सभी शहरों में सबसे बड़ा नहीं था। सिंधु घाटी के सभी शहरों में अगर सबसे बड़ा शहर था तो वो था मोहनजोदड़ो। वो कौन था? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो शहर का जो एरिया था वह था 200 हेक्टेयर। कितना था? 200 हेक्टेयर। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो शहरों में अगर बात करें तो धौलावीरा नहीं बल्कि मोहनजोदड़ो जो है वो सबसे बड़ा शहर है जिसका एरिया कितना है? 200 हेक्टेयर है। तो इसमें अगर हम करेक्ट ऑप्शन देखें, सही उत्तर पूछ रहा है, तो सही उत्तर में पहला स्टेटमेंट हमारा सही होगा, केवल एक, कि लोथल हड़प्पा और मेसोपोटामिया सभ्यताओं के बीच में एक व्यापारिक केंद्र था, विक्रय केंद्र था, ठीक है। नेक्स्ट है कि मध्यकालीन भारत में नाद गवुंडा शब्द का क्या अर्थ है? राजस्व अधिकारी, पुजारी, कोषाधिकारी या सैन्य अधिकारी। तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन है ए, राजस्व अधिकारी। राष्ट्रकूट प्रशासनिक व्यवस्था में, राष्ट्रकूटों की प्रशासनिक व्यवस्था में जो है नाद गवुंडा का जिक्र मिलता है, जो किसके लिए इस्तेमाल होता है? एक राजस्व अधिकारी के लिए इस्तेमाल होता था, यानी कि रेवेन्यू ऑफिसर के लिए इस्तेमाल होता था। लिखित कथनों पर विचार करें कि विजयालय जो है चोल वंश का संस्थापक था। गंगईकोंड चोल शब्द का अर्थ है वह राजा जिसने गंगा पर विजय प्राप्त की थी। इसमें से भी हमें सही ऑप्शन जो है वो पता करना है। पहला स्टेटमेंट देखिए कि विजयालय, तो विजयालय जो था, विजयालय ने चोल वंश की स्थापना की थी। दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट कि विजयालय द्वारा स्थापना कौन से वंश की करेगी? चोल वंश की स्थापना करेगी। विजयालय को बेसिकली जो है, विजयालय पल्लव वंश का सामंत था, ठीक है। पल्लव वंश का सामंत था
उसके बाद फिर इसने चोल वंश की स्थापना करी और इसने जो है एक अपने लिए नरकेसरी उपाधि धारण की, ठीक है, जब उसने तंजावुर को जीता। तंजावुर या तंजौर जो भी बोले, तंजावुर विजय के बाद में, ठीक है, विजयालय ने कौन सी उपाधि धारण करी? विजयालय ने नरकेसरी की उपाधि धारण करी, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या होगा? सही होगा। गंगईकोंड चोल शब्द का अर्थ है वह राजा जिसने गंगा विजय प्राप्त की थी, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। यहां अगर देखें तो राजेंद्र प्रथम जो कि एक चोल शासक था, राजेंद्र फर्स्ट, ठीक है, जो कि चोल शासक था, और राजेंद्र फर्स्ट को दक्षिण का नेपोलियन भी कहा जाता था, दक्षिण का नेपोलियन भी कहा जाता था। तो अगर क्वेश्चन आता है कि वह कौन सा शासक है जिसे दक्षिण का नेपोलियन कहा जाता है, तो राजेंद्र प्रथम जो कि एक चोल शासक था उसे दक्षिण का नेपोलियन कहा जाता है। राजेंद्र प्रथम जब अपने गंगा घाटी अभियान पर था और उसने गंगा के क्षेत्र को जब विजिट किया, ठीक है, तो उसने अपने लिए एक उपाधि धारण की, अपने लिए एक टाइटल अडॉप्ट किया। वो क्या था? कि गंगैकोंड चोल। क्या था? गंगैकोंड चोल। और उसके बाद उसने वहां पर एक नगर भी बसाया। उस नगर का नाम क्या रखा गया? उस नगर का नाम रखा गया गंगैकोंडचोलपुरम, गंगैकोंडचोलपुरम, ठीक है। तो ये चीजें यहां पर हैं। तो यहां पर ये स्टेटमेंट भी आपका सही है कि गंगईकोंडचोल शब्द का जो प्रयोग है वह उसके लिए इस्तेमाल किया गया कि वह राजा जिसने गंगा के क्षेत्र को क्या किया? विजय प्राप्त की। तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1939 में कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में पार्टी ने अपनी ओर से निम्नलिखित में से किस देश में एक मेडिकल मिशन भेजा था? तो त्रिपुरी अधिवेशन में कांग्रेस के जो है एक मेडिकल मिशन भेजा। कहां? जर्मनी, चीन, जापान या फ्रांस? तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर है चीन। चीन में जो है वो मेडिकल मिशन भेजा गया था कांग्रेस के द्वारा त्रिपुरी अधिवेशन में। त्रिपुरी अधिवेशन की बात करें तो 1939 को कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन हुआ। 1939 कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन हुआ। त्रिपुरी बेसिकली कहां है? जबलपुर। त्रिपुरी कहां? जबलपुर एमपी, ठीक है, जबलपुर एमपी। यहां पर त्रिपुरी अधिवेशन का आयोजन हुआ और इस अधिवेशन में अध्यक्ष पद के लिए 2 उम्मीदवार थे। एक तरफ थे सुभाष चंद्र बोस और दूसरी तरफ थे पट्टाभी सीतारमैया, पट्टाभी सीतारमैया। तो ये 2 लोग यहां पर जो थे वो अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार थे। पट्टाभी सीतारमैया को सपोर्ट मिला था गांधी का, तो गांधी ने जो है पट्टाभी सीतारमैया को सपोर्ट किया था। और जब अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ तो इसमें जो विक्ट्री मिली तो वो किसको मिली? विजय किसको मिली? सुभाष चंद्र बोस को। सुभाष चंद्र बोस को इस अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया। लेकिन पट्टाभी सीतारमैया की जब हार हो गई तो इस पर गांधी ने ये बोला कि पट्टाभी सीतारमैया की हार बेसिकली जो है वो मेरी हार है। लेकिन उसके बाद कुछ समय के बाद में फिर 1939 में ही सुभाष चंद्र बोस ने अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा जब उन्होंने दे दिया तब अध्यक्ष के पद पर चुना गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। किसको चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है। तो ये पूरा एक त्रिपुरी सेशन में रहा। फिर उसके बाद में सुभाष चंद्र बोस ने जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी और फिर उनको कांग्रेस से जो है वो परमानेंट 3 साल के लिए स्थगित कर दिया गया, बाहर कर दिया गया। तो जो है वो इंसिडेंट इस तरीके के इसमें आगे एडेड है। तो बेसिकली त्रिपुरी अधिवेशन में कांग्रेस ने जो मेडिकल मिशन भेजा था वो कहां भेजा था? चीन भेजा था, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से गांधी जी ने किसे देशभक्तों के बीच का राजकुमार कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल। तो अब करेक्ट ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1942। 1942 में गांधी ने सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों के बीच का राजकुमार कहा था और इसी टाइम में सुभाष चंद्र बोस ने गांधी के लिए राष्ट्रपिता शब्द का भी प्रयोग जो है वो किया था। तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन होगा बी, सुभाष चंद्र बोस। लिखित में से किस वेद में सप्त सिंधु का उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। करेक्ट ऑप्शन होगा ऋग्वेद। ऋग्वेद में सप्त सिंधु शब्द का उल्लेख मिलता है। तो बेसिकली सप्त सिंधु का मतलब क्या है? कि लैंड ऑफ 7 रिवर्स, लैंड ऑफ 7 रिवर्स, यानी कि 7 नदियों का क्षेत्र, 7 रिवर्स। लेकिन 7 नदियों का क्षेत्र, इसको क्या बोला गया? सप्त सिंधु प्रदेश बोला गया। 7 नदियां कौन सी? पंजाब क्षेत्र में हम देखें, अब यहाँ पे 5 नदियां कौन कौन सी हैं? चेनाब, रावी,
सतलज, व्यास, चिनाब, रावी, सतलज, व्यास और झेलम। झेलम। और इसके साथ दो नदियां और कौन सी? इंडस एंड सरस्वती। सरस्वती, ठीक है। तो बेसिकली ये जो है 7 नदियों का जो क्षेत्र था उसे क्या बोला गया? सप्त सिंधु बोला गया। किसमें बोला गया? ऋग्वेद में बोला गया। अगला क्वेश्चन है कि चोल प्रशासन के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए कि ब्राह्मण ग्रामों में वयस्क पुरुषों की सभा को मंडलम कहा जाता था और प्रशासन की मूल इकाई नाडू थी। तो इसमें से सही स्टेटमेंट कौन सा पता करना है। तो ब्राह्मण ग्रामों में वयस्क पुरुषों की सभा को मंडलम नहीं कहा जाता था, बल्कि उसे क्या कहा जाता था? अग्रहार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अग्रहार कहा जाता था। तो ब्राह्मण ग्रामों में वयस्क पुरुषों की सभा को अग्रहार कहा जाता था। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। मंडलम बेसिकली जो है वो प्रशासनिक इकाई थी और प्रशासन की मूल इकाई जो थी वो कौन थी? नाडू, जो कहां पे थी? गांव स्तर पर थी, यानी कि ग्रामीण स्तर पर बेसिकली जो है वो थी। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन बी, केवल 2। तो आज हमने इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप लोगों के साथ डिस्कस किया और बाकी आगे फिर नए क्वेश्चन के साथ में आप लोगों के साथ फिर रूबरू होंगे। थैंक यू।